Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द क्रैप इनिशिएटिव बाय फोरम आईएएस। डेली कट द क्रैप इनिशिएटिव में हम एक टॉपिक लेते हैं करंट अफेयर्स का, जो आपकी यूपीएससी मेंस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और हैंड रिटन कंटेंट आपको सिनॉप्टिकल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। जो कंटेंट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और वहां से इस कंटेंट को डेली बेसिस पे डाउनलोड कर लिया करें। आज का जो टॉपिक है कट द क्रैप इनिशिएटिव में वो है AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 मार्च को असम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ पुलिस स्टेशन एरिया से AFSPA को हटा दिया है। तो ये एक बेसिकली एक ट्रेंड दिखता है हमें कि पिछले लगभग 7-8 सालों में तमाम रीजन से नॉर्थ ईस्ट के AFSPA को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। जिस एरिया में भी सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है वहां से AFSPA को हटाया जा रहा है। आज हम ये देखेंगे कि AFSPA होता क्या है, क्या इसमें पावर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस को, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अगर AFSPA को हटाया जा रहा है तो हटाया क्यों जा रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या अभी तक कुछ अटेम्प्ट हुआ है इसको अमेंड करने का या फिर रिपील करने का। तो न्यूज ये है कि 25 मार्च को गवर्नमेंट ने आसाम, मणिपुर, नागालैंड से के कुछ एरिया से AFSPA को हटाने का नोटिफिकेशन इशू किया। अब देखिए, अगर AFSPA को हटाया जाएगा तो उसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो लोगों का मूवमेंट है वो और भी बेटर हो जाएगा। मीन्स कि जो रिस्ट्रिक्शंस थे मूवमेंट पे वो अब नहीं रहेंगे। कई जगह बार बार चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं और चेक पॉइंट्स पे लोगों को चेक किया जाता है। ठीक है, चेक पॉइंट से लोगों को चेक किया जाता है, तो चेक पॉइंट्स हटा दिए जाएंगे जिस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन एरिया से AFSPA को हटाया जाएगा वहां से। दूसरी बात कि AFSPA के किसी पर्टिकुलर रीजन के हटने से वहां पे जो भी मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर वहां पे हैं तो उनको भी वहां से अब हटा दिया जाएगा। ठीक है, मीन्स कि वहां का जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो अब कंप्लीटली जो सिविलियन पुलिस है उसके कंट्रोल में जाएगा। तो पहली बात कि वो पूरा जोन डीमिलिटराइज हो जाएगा। दूसरी बात, लोगों का मूवमेंट और इजी हो जाएगा, बार बार उन्हें अपने सामान या अपनी गाड़ियों को चेक नहीं करवाना पड़ेगा अलग अलग चेक पॉइंट्स पे। अब बात यह है कि अगर AFSPA को रिमूव किया जा रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है पिछले 7-8 सालों से गवर्नमेंट लगातार अलग अलग जो एरिया सब पीसफुल होते जा रहे हैं या फिर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस उतने नहीं है वहां से गवर्नमेंट हटा रही है। इसका रीजन क्या है? देखिए, पहला रीजन ये है कि गवर्नमेंट तमाम जो इंसर्जेंट फोर्सेस थे, इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनके साथ नेगोशिएट कर रही है। पीस टॉक्स की बात चल रही है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। तो जो सीज फायर एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि पिछले लगभग 20 सालों में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इंप्रूव हो रहा है। तो अगर पीस टॉक्स होंगे और सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होगा तो उससे क्या होगा कि जो डेवलपमेंट वर्क है वो और फास्ट ट्रैक होगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट क्राइसिस का एक कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स है वो। देखिए, कहीं भी अगर इंसर्जेंसी है तो इंसर्जेंसी को सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। ठीक है, कैपिटल ये कहां से आएगा? क्यों कैपिटल चाहिए? क्योंकि इनको आर्म्स चाहिए, अपने जो कैडर्स हैं उनको सस्टेन करना है, उनको फाइनेंस करना है। तो आर्म्स की स्मगलिंग होती थी। पैसा कहां से आएगा? पैसा ड्रग्स से आएगा। ठीक है, ड्रग्स से आएगा। पैसा आएगा एक्सटॉर्शन से। तो जितने भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हुआ करते थे, जो भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता था उससे एक्सटॉर्शन मनी ली जाती थी। किडनैपिंग के केसेस वहां पे बहुत ज्यादा होते थे, किडनैपिंग करके पैसे की वसूली की जाती थी। तो आप देखें कि किडनैपिंग हुआ, आर्म्स की स्मगलिंग हुई, ड्रग्स की स्मगलिंग हुई। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल साउथ ईस्ट एशिया के उस रीजन पे जहां पे सबसे ज्यादा ड्रग्स का स्मगलिंग होता है, यूज होता है, कंज्यूम किया जाता है वहां पे। तो ड्रग्स की बात हो, चाहे किडनैपिंग की बात हो, चाहे एक्सटॉर्शन की बात हो, पूरा वो एक तरह का कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम वहां पे ऑपरेट करता था। लेकिन इसका जो स्पाइन है तोड़ा गया धीरे धीरे ओवर टाइम। पीस एग्रीमेंट्स लाके नेगोशिएट करके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करके हुआ क्या कि सीज फायर वगैरह लाया गया वहां पे। तो धीरे धीरे वहां पे जो इंसर्जेंसी की एक्टिविटी थी उसमें कमी आई। ठीक है, इंसर्जेंसी में कमी आया। इंसर्जेंसी में अगर कमी आएगा तो होगा क्या कि जो भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है वहां पे, चाहे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही हो या फिर कोई प्राइवेट डेवलपर है,
वो इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उससे एक्सटॉर्शन अब नहीं होगा, मीन्स कि उससे पैसे अब नहीं मांगे जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो डेवलपर है वहां पे उसको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी उसको अब नहीं चाहिए। अब इससे क्या होगा कि जो इंसर्जेंसी कम हुआ है, एक्सटॉर्शन खत्म हुआ है धीरे धीरे, सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हुआ है, उससे क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं वो अब इजी से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं और स्पीड से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। वहां पे अगर किसी भी रीजन में सिक्योरिटी सिचुएशन बुरी होती है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपके यहाँ अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप फॉरेन करेंसी अर्न नहीं कर पाएंगे। देखें अब वो कह रहा है कि यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट का माहौल है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है और सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। एग्रीमेंट होगा तो सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होगा, सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होगा तो डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक हो जाएगा। अब देखें, अब AFSPA जो 1958 का एक्ट है, इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस उनको स्पेशल पावर्स क्या है। देखें जहां जिस रीजन में भी AFSPA इंप्लीमेंट किया जाता है वहां पे जो सिविलियन पुलिस होती है, सिविलियन पुलिस में के हाथ में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, सिक्योरिटी है, वो बहुत कम रहता है उनकी कंट्रोल में, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है या फिर पैरा मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन द वे ऑफ फंक्शनिंग, जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सिविलियन पुलिस का, आर्म्ड फोर्सेस का, फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वो डिफरेंट है। देखिए आर्म्ड फोर्सेस को वहीं बुलाया जाता है जहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बुरी हो, और जहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन बुरी है तो इनको चाहे स्पेशल पावर ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो जो लिमिटेशंस होते हैं सिविलियन पुलिस पे वो लिमिटेशंस नहीं होते हैं मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस पे। तो AFSPA में जो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको अलाउ किया जाता है कि आप किसी पे भी फायर ओपन करते हैं अगर कोई भी इस तरह काम कर रहा है जो कि इन कंट्रावेंशन टू द लॉ। फॉर एग्जांपल कि कोई आर्म्स लेके चल रहा है, ठीक है, कोई आर्म्स ब्रांडाइज कर रहा है, एमुनिशन लेके चल रहा है, ठीक है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसके ऊपर फायर ओपन कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहां पे जो अरेस्ट है, अरेस्ट के लिए वारंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस श्योर हैं कि कोई आदमी सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फिर उसका मूवमेंट सस्पिशियस लग रहा है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट। ऐसा सिविलियन पुलिस को ऐसी अथॉरिटी नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन में अथॉरिटी है ऐसी, लेकिन ऐसी कोई नॉर्मल अथॉरिटी नहीं है। फिर बात है कि जो सर्च का ऑपरेशंस है तो किसी भी वारंट को जारी किए बिना भी किसी के घर को, किसी के प्रीमाइसेस को सर्च किया जा सकता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास जहां भी AFSPA को लागू किया जाता है। लेकिन कुछ चेक एंड बैलेंस भी है। चेक एंड बैलेंस क्या है कि अगर किसी के ऊपर आप फायर ओपन करते हैं तो फायर ओपन करने से पहले, गोली चलाने से पहले आपको उस आदमी को वार्न करना है, ठीक है। यू हैव टू वार्न बिफोर ओपनिंग फायर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट तो जो वहां का लोकल पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस स्टेशन पे उस आदमी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर जिस आदमी को आर्म्ड फोर्सेस ने अरेस्ट किया है उसको लोकल पुलिस को सौंपना होगा विद इन 24 आवर्स। और एक चेक एंड बैलेंस ये भी है कि जितनी भी इनकी एक्टिविटीज है वो एक कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ये ऑटोनोमस वे में, इंडिपेंडेंट वे में एक्ट नहीं कर सकती, ऑपरेट नहीं कर सकती। जो भी इनकी एक्टिविटी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉपर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है। अब देखिए AFSPA को लागू कहां किया जाता है। एक टर्म यूज है AFSPA एक्ट में, AFSPA एक्ट में सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में टर्म यूज किया जाता है डिस्टर्ब्ड एरियाज, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना असेसमेंट करती है, ठीक है, और इस कंक्लूजन में पहुंचती है कि ये पर्टिकुलर एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है, और जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया होगा वहां पे प्रेसिडेंट और स्टेट का या फिर स्टेट का गवर्नर दोनों के पास अथॉरिटी होती है AFSPA को इंप्लीमेंट करने की, लागू करने की। तो या तो पूरे स्टेट पे लगाया जा सकता है या फिर स्टेट के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे लगाया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अभी जो नागालैंड में, मणिपुर में आफ्सपा को इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन आसाम में पिछले कुछ सालों से स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी डेलीगेट कर दिया गया है कि आप जितने एरियाज में लागू करना चाहते हो उतने एरियाज में लागू करें। इट मीन्स कि आसाम में स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है आफ्सपा और बाकी सारे स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास। अब बात यह है कि आफ्सपा को इंप्लीमेंट क्यों किया जाता है? आफ्सपा को इसीलिए इंप्लीमेंट किया जाता है कि जहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ही बुरी हो गई हो ड्यू टू इंसर्जेंसी, और इंसर्जेंसी के चलते वहां का जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बस के बात नहीं रह गई है सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल करना। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट एरियाज में करंटली 5 ऐसे स्टेट्स है जहां पे आफ्सपा को इंप्लीमेंट किया जाता है। जहां पे आफ्सपा अभी है, सबसे पहले आपको बता दें कि जेएनके में है, ठीक है। नागालैंड में लगभग 60 साल हो गए, मोर देन 60 ईयर्स हो गए नागालैंड में है। मणिपुर में है, मणिपुर में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 1960 से यहाँ पर भी है। नागालैंड 1950 से ही हो गया था, लेट 50 से, जब 1958 में एक्ट बना था, ठीक है। फिर आपको बता दिए आसाम में है, आसाम में 1980 से है। फिर मिजोरम में था जहाँ पे हट गया है। त्रिपुरा में भी 1915 से हट गया है। अभी अरुणाचल प्रदेश में भी है। जो अरुणाचल प्रदेश के जो हिस्से हैं आसाम से और नागालैंड से टच करते हैं, वहां उस एरियाज में आफ्सपा लगाया गया है। तो आप देखें कि कैसे आफ्सपा को लगाया गया है, कैसे कैसे इंसर्जेंसी शुरू हुई है और कैसे सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होने पे आफ्सपा को हटाया गया है, ठीक है। तो पहले हम बात करें नागालैंड का। नागालैंड में सबसे पहले इंसर्जेंसी शुरू हुई थी 1940s में। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले इंसर्जेंसी नागालैंड में शुरू हुई थी, ठीक है। तो 1940s में शुरू हुआ था। 1997 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ने। जो वहां का इंसर्जेंट ग्रुप था NSCN, उसके साथ गवर्नमेंट ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद आके 2016 में गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया कि जो भी नागा इंसर्जेंट ग्रुप से उनके साथ जो भी नेगोशिएशंस होने हैं उसके लिए कॉमन पॉइंट एक बनाया कि इस पॉइंट्स पे नेगोशिएशंस होंगे, और एक ब्रॉड आउटलाइन तैयार किया गया कि इससे बाहर अब कोई बात नहीं होगी। तो 2016 में गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया NSCN इसाक मोहिवास के साथ, ठीक है। उसमें नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स भी थे। तो वहां पे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने साइन किया। 1940s के बाद जो इंसर्जेंसी शुरू हुई वो मणिपुर में 1960s में शुरू हुआ था। मणिपुर में अब जाके 2012 के बाद एक PIL जब फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में जब PIL फाइल हुआ तो उसमें कई सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का मेंशन किया गया था। तब से गवर्नमेंट लगातार वहां पे जो फोर्सेस है उनको कम कर रही है। मीन्स की जो मिलिटराइजेशन है वो लगातार कम होता जा रहा है मणिपुर में भी। त्रिपुरा की अगर आपको बात करें, त्रिपुरा में 2015 से आफ्सपा को कंप्लीटली हटा दिया गया है। आसाम में 1980s में उल्फा ने शुरू किया था, बोडो भी उसमें इंक्लूड हो गए थे आगे चल के। तो अब उल्फा इंसर्जेंसी, बोडो इंसर्जेंसी, ये सब थे। इनका मेन रीजन था जो बांग्लादेश से माइग्रेंट्स आ रहे थे, वो रीजन था इंसर्जेंसी का। तो वहां पे भी गवर्नमेंट अब लगातार कम करे। सारे जो इंसर्जेंट्स है सबके साथ नेगोशिएशन हो गए, सिर्फ उल्फा एक रह गया है जो कि अभी नेगोशिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये हुई आसाम की बात। ऐसे ही आपको बता दें कि मिजोरम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिजोरम में जो इंसर्जेंसी था वो 1960s में शुरू हुआ था, लेकिन 1986 से मिजो एकॉर्ड साइन किया गया वहां के जो इंसर्जेंट्स थे उनके बीच में और राजीव गांधी गवर्नमेंट के बीच में। ये एकॉर्ड साइन होने के बाद जो यहाँ के इंसर्जेंट्स थे वो पॉलिटिक्स में आ गए, इनको मेन स्ट्रीम किया गया पॉलिटिक्स में, और आज की डेट में वो पॉलिटिकल ऑफिसेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो मिजो एकॉर्ड एक तरह का एक बेंचमार्क एकॉर्ड है कि बाकी अगर और भी स्टेट्स के साथ और भी इंसर्जेंट्स के साथ जो भी नेगोशिएशंस होने हैं तो मिजो एकॉर्ड के एक एग्जाम्पल की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखें कि मणिपुर में एक मिस्टेक हुआ था कि मैंने मणिपुर में 1960s का नाम लिया था। मणिपुर में 1970s में हुआ था, मिजोरम में 1960s में हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आसाम की बात की, आपको त्रिपुरा की बात की। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार नेगोशिएशंस के बाद जो आफ्सपा का रीजन है, एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि जो इंसर्जेंट्स हैं सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अपने आर्म्स ले डाउन करते हैं, हथियार डाल देते हैं, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है, एकॉर्ड साइन किए गए हैं, ठीक है। उनकी पॉलिटिकल मेनस्ट्रीमिंग की गई है। तो अलग अलग कारणों से जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो लगातार इंप्रूव होता जा रहा है। अब देखें कि आफ्सपा को एक बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट बोलते हैं। जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि एक बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है और इसके काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिले हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि नॉर्थ ईस्ट एक का जो इमेज था
पूरे मेनलैंड इंडिया में, तो वो इमेज इस तरह का था कि हमेशा एक डिस्टर्ब एरिया है, कोई वहाँ पे टूरिज्म नहीं था, तो एक तरह का एक नेगेटिव इमेज बन के आता था। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट लगातार पिछले 60 सालों से आफ्सपा के अंडर में रहा है और इंसर्जेंट्स जो थे वहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी सिचुएशन खराब करके रखे हैं। दूसरी बात यह है कि देखें कि आफ्सपा के चलते जो लोगों में एलिनेशन भी हुआ है। एलिनेशन क्यों हुआ है? कि लोगों को लगता है कि हमको सिक्योरिटी कारण से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है कंपेयर टू अदर रीजन्स इन इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आफ्सपा लगाया गया था। आफ्सपा के चलते वहां के लोगों को एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा झेलने को देखा गया। एलिनेशन हुआ मेनलैंड इंडिया से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि नागालैंड में जो वहां का एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था, वो बाय एंड लार्ज एक पीसफुल मूवमेंट था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने आफ्सपा लाया 1958 में, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया, तो उसकी वजह से वायलेंस, काउंटर वायलेंस हुआ और वहां का जो नागा नेशनलिज्म था और भी ज्यादा स्ट्रेंथेंड हो गया। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है तो लोगों में एक तरह का मोहभंग हो जाता है बाकी सारे रीजन से, या फिर ये कहें कि नेशनल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं। फिर है कि काफी सारे एलिगेशंस ऐसे रहे हैं कि काफी सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल क्लेम्स हुई हैं, मींस की फेक इनकाउंटर। 2012 में एक रिट पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये क्लेम किया जो विक्टिम्स रहे फेक इनकाउंटर्स के, उनके फैमिली ने फाइल किया ये, और उसमें डाटा दिया गया कि 1979 से लेकर 2012 तक 1528 फेक इनकाउंटर्स हुए हैं। काफी सीरियस एलिगेशन था ये। सुप्रीम कोर्ट भी काफी सीरियस वाइज पीआईएल को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ 1528 6 केसेस को इन्वेस्टिगेट करवाया और 6 के 6 केसेस फेक इनकाउंटर के मिले। तो आप कह सकते हैं कि बाय एंड लार्ज वहां पे ये जो एलिगेशन है, कहीं ना कहीं इसमें दम भी है कि वहां पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुआ करती थी। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, गवर्नमेंट के साथ लोगों का मोहभंग होगा, एलिनेशन होगा। अब इस सब सिचुएशन से होगा क्या कि जब वायलेंस और काउंटर वायलेंस हो रहा है इंसर्जेंट्स और स्टेट के बीच में, तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। डेवलपमेंट एक्टिविटीज इंस्टॉल हो जाती थी। जो इंसर्जेंट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज होने नहीं देते थे, रोड नहीं बने देते थे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं बने देते थे, ठीक है। तो सब मिला जुला के जो झेलना था वहां की लोकल पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट की, वो सारा इसका कॉन्सिक्वेंस झेलती थी। वो एक तरह से सैंडविच हो गई थी बीच में, बिटवीन इंसर्जेंट्स एंड गवर्नमेंट। फाइन, ये थी बात। अब बात यह है कि अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 इतना ड्रेकोनियन था, अगर जैसा जो एक्टिविस्ट उनकी बात हम माने, तो क्या अभी तक अटेम्प्ट हुआ इसको अमेंड करने का, इसके एरिया ऑफ ऑपरेशन को कम करने का, या फिर इसको रिपील करने का? देखिए, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्होंने लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाई है। लगातार इन्होंने डिमांड किया इसको रिपील किया जाए, अमेंड किया जाए, ठीक है। तो एक आपने जरूर नाम सुना होगा, आयरम शर्मिला। ये मणिपुर के रेजिडेंट हैं, एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने आफ्सपा के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक शुरू किया 2000 में, इन द ईयर 2000, और इन्होंने अगले 16 साल तक अपना हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखा। आप देख सकते हैं कि लोग कितने पीड़ित थे या फिर दुखी थे आफ्सपा से कि कोई 16 साल तक हंगर स्ट्राइक रख सकता है अगेंस्ट आफ्सपा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने 2004 में एक कमिटी बिठाई, जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी। कमिटी का ऑब्जेक्टिव था आफ्सपा को रिव्यू करना। कमिटी ने 2005 में अपने रिपोर्ट सबमिट किया और कमिटी ने रिकमेंड किया कि आफ्सपा को रिपील कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक हाईली डिजायरेबल एक्ट है और इट हैज बिकम सिंबल ऑफ ऑपरेशन। लोगों की एक्सप्लॉयटेशन का एक ही सिंबल हो गया है, ऐसा कहा जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी ने। जो जस्टिस रेड्डी कमिटी का जो रिकमेंडेशंस थे उसको सेकेंड एआरसी ने इंडोर्स किया, और सेकेंड एआरसी का बाय एंड लार्ज वही रिकमेंडेशंस थे। उस समय के मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स पी चिदम्बरम ने भी कहा कि आफ्सपा को रिपील तो नहीं किया सकता, लेकिन इसको अमेंड किया सकता है, इसकी एरिया ऑफ ऑपरेशन को कम किया सकता है। कहने का मतलब यह है कि अभी तक आफ्सपा एज इट इज है, अमेंड नहीं किया गया, लेकिन ओवर टाइम जैसे जैसे सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, वैसे वैसे गवर्नमेंट आफ्सपा को अलग अलग रीजन से हटा रही है धीरे धीरे। और ये बहुत ही अच्छा साइन है कि ओवर टाइम मेन स्ट्रीम इंडिया से इंटीग्रेट हो जाए नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हो, एक तरह का नॉर्थ ईस्ट गेटवे बने साउथ ईस्ट एशिया में जाने के लिए। तमाम तरह के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती है तो ओवरऑल जो इंडिया में डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी, क्योंकि कई बार लोग फंस जाते हैं बिटवीन सिक्योरिटी एंड लिबर्टी। तो जैसे सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होगा वैसे वैसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स वहां पे सिक्योर होंगे। तो ये था हमारा डिस्कशन आपसपा के बारे में। थैंक यू वेरी मच।